हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ओमेगा क्लासेस। दोस्तों, हम क्लास 12 के रोटेशनल डायनामिक्स के आपके टेक्स्ट बुक के प्रॉब्लम्स ले रहे थे। ठीक है, 15 तक हमने कर लिया था। आज हम चालू करते हैं 16 से। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलिए न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। 16th नंबर है, आपके स्क्रीन पे है। ठीक है, मैं पढ़ता हूँ। क्या है? ड्यूरिंग अ स्टंट अ साइक्लिस्ट considered to be a particle, okay, is undertaking horizontal circles inside a cylindrical well of radius 6.05 मीटर। ठीक है, एक सिलेंड्रिकल वेल है, मतलब समझ जाओ भी यहाँ पे मौत का कुआं जो होता है, ठीक है, वेल ऑफ डेथ, उसकी बात हो रही है। तो मैं इधर एक वेल ऑफ डेथ ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, ये है हमारी वेल ऑफ डेथ। इसके अंदर एक मोटरसाइकिल वाला जो रहेगा, मोटरसाइकिलिस्ट क्या करेगा, इसमें ऐसा हॉरिजॉन्टल सर्कल में घूमने वाला है। ठीक है, पार्डन माय ड्राइंग। ये इसका जो रेडियस रहेगा वो रेडियस दे दिया है उन्होंने, वो हमें दे के रखा है r इज इक्वल टू 6.05 मीटर। ठीक है, इस सिलेंडर का। उसके बाद में दिया है उन्होंने, इफ द नेसेसरी फ्रिक्शन कोएफिशिएंट इज 0.5, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे के रखा है 0.5। ओके, हाउ मच मिनिमम स्पीड शुड द स्टंट आर्टिस्ट मेंटेन। ओके, मिनिमम स्पीड कितना होना चाहिए? देखो, अगर वो स्पीड कम कर देगा तो नीचे गिर जाएगा, इतना तो पक्का है। ठीक है, तो उसको मिनिमम स्पीड कितना रखना होगा इस मोटरसाइकिलिस्ट वाले को, या जो स्टंट परफॉर्म कर रहा है उसको, ताकि वो नीचे ना गिरे। ठीक है, तो उसको मिनिमम कितने स्पीड से उसको गाड़ी उसका भगाना पड़ेगा, वो हमें निकालना है। उसके बाद में इफ शी और ही इंक्रीजेस द स्पीड बाय 20%। ठीक है, इफ स्पीड इंक्रीजेस मतलब बदल जाता है, कितना परसेंट से बढ़ जाता है? 20% से। ठीक है, स्पीड चेंज करता है और स्पीड बढ़ा देता है बाद में, कितने से? 20% से। तो उसके बाद में क्या पूछा है उन्होंने, हाउ मच विल द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विल बी। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बाद दो पार्ट है, ये ऊपर का पार्ट पहले करेंगे। ठीक है, चलो इसको पहले समझ लो। पहला पार्ट क्या है? ये सिलिंड्रिकल वेल है, मौत का कुआं है। इसमें एक स्टंट आर्टिस्ट उसके बाइक पे घूमेगा। ठीक है, हॉरिजॉन्टल सर्कल में। उसकी रेडियस है 6.05 मीटर। कोएफिशिएंट जो गाड़ी है, बाइक है, बाइक का टायर और ये जो वॉल है, ठीक है, वो वॉल के बीच में फ्रिक्शन होगा, उसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे के रखा है 0.5। मिनिमम स्पीड निकालना है ताकि वो नीचे ना गिरे। करेक्ट है? चलिए, मान लो इधर है मोटरसाइकिलिस्ट जिसको हम पार्टिकल मान रहे हैं। जब इधर होगा इस पे कितने फोर्सेस लगेंगे? पहले तो ग्रेविटेशनल फोर्स mg, करेक्ट है, वो डाउनवर्ड होता है। दूसरा, इस पे mg लग रहा है, लेकिन ये बाइक वाला तो नीचे नहीं आ रहा है, वो उसका ऊपर ही हो रहा है, क्योंकि mg को बैलेंस कर रहा। कौन बैलेंस कर रहा? ये सरफेस और ये जो गाड़ी का टायर है, उन दोनों के बीच का जो फ्रिक्शन है, वो फ्रिक्शनल फोर्स क्या करता है, इस गाड़ी को या फिर जो है बाइक को नीचे नहीं जाने देता, उसी हाइट पे मेंटेन रखता है। मतलब क्या, डाउनवर्ड फोर्स को बैलेंस करने वाला कोई ना कोई फोर्स है, वो कौन सा है? फ्रिक्शनल फोर्स है। इतना हो गया। उसके बाद में गाड़ी कैसी घूम रही है? बाइक सर्कल में घूम रही है। सर्कल में घूमने के लिए कौन सा फोर्स नेसेसरी होता है? सेंट्रीपिटल फोर्स नेसेसरी होता है। ठीक है, इतनी सारी कंडीशन हमें मालूम। अभी सर्कल में घूमने के लिए क्या, कौन सा फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स बोल के काम करेगा? तो एक फोर्स काम करेगा। देखो अभी क्या है, जब बाइक का टायर का कांटेक्ट इस वॉल से होने वाला है, तो बाइक जो है, बाइक वॉल पे क्या लगाएगी? फोर्स लगाएगी। तो वॉल भी क्या करेगी? वॉल भी इस बाइक पे उल्टा फोर्स लगाएंगी, ऐसा होगा। बाइक ऐसा फोर्स लगाएगा, ठीक है, और वॉल कैसा लगाएगी? ऐसी नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, वॉल का जो फोर्स रहेगा वो नॉर्मल रिएक्शन। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का जो काम है वो कौन कर रहा है? नॉर्मल रिएक्शन। करेक्ट है। उसके बाद में और ये हो गया नॉर्मल रिएक्शन। दूसरा केस अभी क्या है, जो फ्रिक्शन है, देखो फ्रिक्शनल फोर्स और mg एक दूसरे को क्या कर दे रहे? बैलेंस कर दे रहे हैं। ठीक है, और अभी क्या होता है, जो नॉर्मल रिएक्शन है, जो नॉर्मल रिएक्शन है उसके साथ में देखो, जो अपना गाड़ी घूमेगा, जो गाड़ी अपना घूमने वाला है, वो गाड़ी का टायर और सरफेस भी एक दूसरे को टच होने वाला है। ठीक है, तो टच होगा तो क्या होगा? टच होगा तो दोनों के बीच में फ्रिक्शन होगा,
और फ्रिक्शन भी किस में हेल्प करेगा आपको, फ्रिक्शन भी नीचे जाने से रोकेगा और इसको सर्कल में घूमने के लिए आपको हेल्प करने वाला है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, जो फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है हमने पढ़ा है, लॉ है 11th में, क्या होता है कि जो फ्रिक्शनल फोर्स ऐसा था हमारा 11th में, द स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन होता था। तो हम लिखते थे फ्रिक्शनल फोर्स, या फार यूज करता हूँ मैं, फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू म्यू इनटू एन यूज करते थे। ठीक है, वेयर म्यू इज कांस्टेंट था। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या करेंगे, फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, ये होता है, तो मैं इधर लिख देता हूँ म्यू एन इज इक्वल टू एम जी। ठीक है, अगर मैंने इसको इक्वेशन फर्स्ट बोला, इसको इक्वेशन सेकंड बोला, तो क्या आ जाएगा, देखो म्यू एज इट इज रखता हूँ, एन की जगह पे ये पुट कर देता हूँ मैं, एम वी स्क्वेयर अपॉन आर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एम जी। दोनों साइड का एम एम कट हो गया। ठीक है, तो देखो वी स्क्वेयर क्या हो जाएगा, वी स्क्वेयर इज इक्वल टू, ये आर नीचे है उधर जाके ऊपर चला जाएगा, आर जी के साथ में, आर जो है जी के साथ में मल्टीप्लाई में हो जाएगा और म्यू डिवाइड को चला जाएगा। ठीक है, तो v क्या हो जाएगा, अंडर रूट आर जी अपॉन म्यू हो जाएगा। ठीक है, वैल्यू पुट कर दो, आपको मिनिमम वेलोसिटी मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पे मैं मिनिमम लिख देता हूँ, मिनिमम। ठीक है, आर कितना है 6.05, जी दिया नहीं है मैं 10 मान लेता हूँ। ठीक है, दिया नहीं है मैं 10 मान लेता हूँ। ठीक है, म्यू कितना है, म्यू है 0.5, तो देखो क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू अंडर रूट, ये 0.5 1 अपॉन है, मतलब क्या, आधा, 0.5 मतलब आधा, तो 1 अपॉन आधा करेंगे तो ऊपर जाके 2 हो जाएगा। कैसा हो जाएगा वो, 6.05 इंटू 10, और एक 0.5 का उल्टा किया तो 2 हो जाएगा। ठीक है, तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो 10 इंटू 6.05, 60.5 इंटू 2, 60.5 इंटू 2 करो, 62 ने 120 और ये आधा 2, 121 हो जाएगा ये। ठीक है, ये हो गया 121, तो v मिनिमम आ गया, अंडर रूट 121 क्या होगा, 11 मीटर पर सेकंड। तो मिनिमम वेलोसिटी का आंसर कितना आया हमारा, 11 मीटर पर सेकंड आया। ठीक है, इतना आपको समझ में आ रहा है। तो अगर जो बाइक है उसकी गाड़ी अगर 11 मीटर पर सेकंड से घूमेगी तो इतनी कम से कम मिनिमम वेलोसिटी चाहिए। अगर 11 मीटर पर सेकंड से अगर कम वेलोसिटी हो गई तो बाइकर सीधा नीचे आ जाएगा। ठीक है, वो इंजर्ड हो जाएगा। तो बाइकर को उसका स्टंट मेंटेन रखने के लिए मिनिमम कितनी वेलोसिटी चाहिए, 11 मीटर पर सेकंड, इतनी वेलोसिटी चाहिए। ये हो गया आधा पार्ट। ठीक है, अभी आगे बोला है उन्होंने कि अगर हमने वेलोसिटी बढ़ा दी, 11 मीटर पर सेकंड जो है उसकी वेलोसिटी हमने 20% से बढ़ा दी, मतलब क्या किया, v न्यू क्या किया, 11 मीटर पर सेकंड प्लस 20% ऑफ 11 मीटर पर सेकंड, ऐसे बढ़ा। इसको कैलकुलेट करने की जरूरत है नहीं, हमें एक ट्रिकी क्वेश्चन पूछा है, तो फ्रिक्शनल फोर्स कितना रहेगा, फ्रिक्शनल फोर्स कितना रहेगा, अभी ठीक से देखना। वेलोसिटी जब बढ़ाएंगे, वेलोसिटी जब बढ़ेगा तब नॉर्मल रिएक्शन बढ़ेगा। ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन जब बढ़ेगा तब क्या बढ़ेगा, फ्रिक्शनल फोर्स बढ़ेगा। फिर से एक बार, वेलोसिटी बढ़ाया, नॉर्मल रिएक्शन बढ़ा। ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन बढ़ा तो क्या बढ़ा, फ्रिक्शनल फोर्स बढ़ा। अभी एक बार, और यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स किसको अपोज कर रहा, mg को। और एक फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में समझ लो, फ्रिक्शनल फोर्स होता है सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू सबसे ज्यादा कितनी हो सकती है, फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू ज्यादा से ज्यादा जितना अप्लाइड फोर्स है उतनी हो सकती है। ठीक है, उससे ज्यादा नहीं। फ्रिक्शनल फोर्स का काम होता है अपोज करना। मान लो एक ब्लॉक है इस सरफेस पे, ठीक है, यहाँ पे हमने 10 न्यूटन फोर्स लगाया इस ब्लॉक पे। ठीक है, तो इस ब्लॉक पे उल्टा लगने वाला जो फोर्स है, वो उल्टा लगने वाला फोर्स भी कितना हो सकता है, मैक्सिमम कितना हो सकता है, 10 न्यूटन। ठीक है, और कभी कभी ये 9 भी हो सकता है, कभी कभी 8 भी हो सकता है। लेकिन जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है वो कभी भी जिस फोर्स को वो अपोज करने वाला है उस फोर्स से ज्यादा नहीं होगा। ठीक है, देखो हम जो इस ब्लॉक पे अप्लाई करने वाला फोर्स है ये है अप्लाइड फोर्स, और इस ब्लॉक पे जो लगने वाला फ्रिक्शनल फोर्स है वो आप कितना भी ट्राई कर लो 10 न्यूटन से ज्यादा नहीं अपोज कर पाएगा।
ठीक है, क्योंकि जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है वो सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स होता है, वो हमेशा जो देखो अभी ये फ्रिक्शनल फोर्स किसको अपोज कर रहा, mg को अपोज कर रहा, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, ये फ्रिक्शनल फोर्स कभी भी इस mg से ज्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। ये फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में आप याद रखें। तो फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो मैक्सिमम कितना हो सकता है, फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू ज्यादा से ज्यादा mg हो सकता है। यहाँ पे मास दिया है उन्होंने, कितना मास नहीं दिया है, मैंने पूरा पढ़ा नहीं है न्यूमेरिकल, मास दिया होगा देखो, मास ऑफ द आर्टिस्ट इज 50 kg, ठीक है, मास दे के रखा है आर्टिस्ट का 50 kg। तो यहाँ पे डाल दो 50 इंटू 10, कितना हो जाएगा 500 न्यूटन। 500 न्यूटन से ज्यादा फ्रिक्शनल फोर्स हो नहीं सकता। आप कितना भी स्पीड बढ़ाओ, आप स्पीड कितना भी बढ़ाओ, 20% बढ़ाओ, 30% बढ़ाओ, 40% बढ़ाओ, 50% बढ़ाओ, कितना भी परसेंट बढ़ाओ, जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो इससे ज्यादा नहीं हो सकता। फ्रिक्शनल फोर्स जिस फोर्स को अपोज कर रहा है उस फोर्स से ज्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन आ गया 20% की जगह पे 40% से बढ़ा दिया, अब कितना हो गया फ्रिक्शनल फोर्स, 500 ही रहेगा, 500 से ज्यादा नहीं होगा, ठीक है। तो ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अभी लेते हैं 17th नंबर। 17th नंबर का करते हैं, मैं पढ़ता हूँ। अ पेंडुलम, पेंडुलम पे बेस्ट है, कंसिस्टिंग ऑफ अ मासलेस स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर। जो लेंथ है ना उस स्ट्रिंग की वो है 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर को मैं लिख दूं 0.2 मीटर, ठीक है। सीजीएस है उसका एसआई कर लिया। उसके बाद में जो बॉब है उस बॉब का मास उन्होंने दिया है वो है 100 ग्राम। चलो वापस इसको केजी में कर लो तो 0.1 केजी हो जाएगा, ठीक है। वो बॉब अभी ना सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा, कोनिकल पेंडुलम बनेगा, ठीक है। बॉब का जो रिवॉल्यूशन करने का फ्रीक्वेंसी है वो फ्रीक्वेंसी देके रखा है 75 आरपीएम। आरपीएम यूनिट नहीं है फ्रीक्वेंसी का, फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है आरपीएस, रिवॉल्यूशंस पर सेकंड, जिसको हम बोलते हैं हर्ट्ज। तो इसको रिवॉल्यूशन पर सेकंड में कैसे करेंगे, 75/60, क्योंकि एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड। इसको सॉल्व करो तो क्या हो जाएगा, 15 से 2 5/4 आरपीएस और हर्ट्ज, ठीक है। इतना हो गया। देखो हमें क्या करना है, पहले पेंडुलम में कर लेता हूँ ड्रॉ। ये सीलिंग है, ठीक है, ये पेंडुलम का हाइट है, इसमें घूमेगा ये सर्कल में पेंडुलम में बॉब घूमेगा, ये है उसका लेंथ, ठीक है, ये है उसका लेंथ। ये होता है सेमी वर्टिकल एंगल, बराबर है, दिया नहीं है, निकालने का जरूरत पड़ सकता है। ये है रेडियस, ठीक है। अभी इसमें कुछ तो कर लेते हैं हम। देखो क्या है, कॉस थीटा क्या होता है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, देयरफॉर h इज इक्वल टू क्या आ गया, l cos थीटा। अगर लगा तो लगा, ठीक है, साइन थीटा ऐसा करके रख लेना, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, देयर r इज इक्वल टू l sin थीटा। अगर लगा तो यूज करेंगे। देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है, आगे बताया है कि कैलकुलेट काइनेटिक एनर्जी एंड इंक्रीज इन पोटेंशियल। अभी इंक्रीज डिक्रीज मतलब क्या, चेंज। तो अभी इंक्रीज इन पोटेंशियल, इंक्रीज या डिक्रीज डेल्टा से निकाल रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज ही होगा इसमें, क्यों वो भी मैं बताता हूँ, ठीक है। तो ऐसा निकालना है हमें। चलिए देखो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। एम तो है, एम तो है लेकिन वी स्क्वायर नहीं है, ठीक है। हमें इसमें कोनिकल पेंडुलम में वेलोसिटी मालूम है √rg tan थीटा, तो वी स्क्वायर क्या आ गया, rg tan थीटा। आर भी मालूम है, जी भी मालूम है। चलो एक बार का मान लेते हैं कि आर निकाल पाएंगे हम, कैसे निकाल, थीटा नहीं मालूम है, थीटा नहीं मालूम, ठीक है। तो पहले हमें थीटा निकालना पड़ेगा, क्योंकि अगर आर भी निकालना है और एच भी निकालना है, दोनों निकालने के लिए थीटा लगेगा ही। तो थीटा कैसे निकालें, तो थीटा निकालने के लिए हमें अलग तरीके से जाना होगा। देखो क्या है, हमारे पास टाइम पीरियड का फॉर्मूला है 2π√L cos थीटा अपॉन जी। टाइम पीरियड दिया नहीं है लेकिन हमें फ्रीक्वेंसी दी है। फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड में रिलेशन क्या है, दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो फ्रीक्वेंसी 5/4 है, तो टाइम क्या होगा 4/5, करेक्ट है। ये इतना मालूम होना चाहिए, बस फिर आ जाएगा 2π√L cos थीटा अपॉन जी। स्क्वायर कर देते हैं, 16/25 इज इक्वल टू 2 इंटू पाई का स्क्वायर। अब स्क्वायर किया तो क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, पाई स्क्वायर L cos थीटा अपॉन जी। अभी देखो पाई स्क्वायर को उन्होंने एग्जांपल में बताया कि यूज पाई स्क्वायर इज इक्वल टू 10। एग्जांपल में बताया कि पाई स्क्वायर इज इक्वल टू 10 यूज करो, ठीक है।
तो पाई स्क्वायर को 10 यूज कर लूंगा, और जी भी कितना होता है 9.8 मतलब 10 होता है, तो ये पाई स्क्वायर और जी कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद 16/25 इज इक्वल टू 4 इंटू लेंथ कितना है 0.2, लेंथ है 0.2 कॉस थीटा। ठीक है, तो देखो अभी क्या हो जाएगा 4 इंटू 0.2 कितना होता है 4 इंटू 0.2 हो जाएगा 0.8। ठीक है, या फिर मैं क्या करता हूँ इसको इससे डिवाइड कर देता हूँ, 4 से 16 को डिवाइड कर दूंगा तो 4/25 हो जाएगा इज इक्वल टू 0.2 कॉस थीटा। ठीक है, 0.2 कॉस थीटा। अभी मैं क्या करता हूँ 0.2 को नीचे लेके आता हूँ, 4/25 इंटू 0.2 इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा ठीक से देखो 4/5 हो जाएगा। कैसे 4 तो एज इट इज 25 इंटू 0.2 करो, 25 गुनी 2, 25 इंटू 2 किया तो 50 हो जाएगा, लेकिन 2 नहीं है 0.2 है तो 50 मिल जाएगा। ठीक है, कॉस थीटा मिला 4/5। ठीक है, तो अभी लेकिन थीटा हमें नहीं मिला, हमें टैन थीटा चाहिए। ठीक है, तो अभी हम कॉस थीटा से टैन थीटा कैसे निकाले, तो 10th में जाओ वापस। ठीक है, देखो कॉस थीटा क्या होता है, मान लो ये कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, ये थीटा है। कॉस थीटा क्या होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये हो गया एडजेसेंट कितना है 4, हाइपोटेन्यूज कितना है 5, पाइथागोरस यूज कर लो, ये कितना आएगा 3 आएगा। देखो पाइथागोरस मतलब क्या, ये डायगोनल का स्क्वायर इज इक्वल टू ए साइड का स्क्वायर प्लस ए साइड का स्क्वायर। तो देखो 4 स्क्वायर 16 प्लस 3 स्क्वायर 9, 16 प्लस 9 25, उसको अंडर रूट में डालेंगे तो 5 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से ट्रायंगल हमारा बन जाएगा। तो इससे टैन थीटा कैसे निकलेगा, टैन थीटा निकलता है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। अपोजिट अपॉन एडजेसेंट मतलब कितना बनेगा 3/4 बनेगा। ठीक है, ये थोड़े थोड़े छोटे छोटे कंसेप्ट हमें मालूम होने चाहिए। तो अभी v स्क्वायर आराम से निकल जाएगा। ठीक है, कैसे देखो r नहीं मालूम है हमें, ठीक है r भी नहीं मालूम है, g तो मालूम है, चलो v स्क्वायर का फॉर्मूला मालूम है आर जी टैन थीटा। देखो आर जी क्या है, आर क्या है एल साइन थीटा, तो आर मतलब एल साइन थीटा इंटू जी इंटू टैन थीटा। तो अभी क्या करते हैं वैल्यू पुट कर दो। देखो एल कितना है, एल है 0.2, साइन थीटा क्या है 3/5, कैसा होता है अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज 3/5, 3/5। जी है मान लेते हैं 10, और टैन थीटा कितना है 3/4, 3/4। ठीक है, तो देखो क्या हो जाएगा 5, ये कट हो जाएगा, ये 2 बचेगा। ठीक है, 2 बचा, उसके बाद में देखो ये 2 और ये 4 में कैंसिलेशन होकर 2, वापस ये 2 और ये इधर 0.1। तो देखो क्या बच रहा है 0.1 इंटू 3 इंटू 3 इज इक्वल टू कितना हो गया 0.9 हो गया। कैसे 3 3 9 इंटू 0.1 करेगा तो 0.9, ये हो गया वी स्क्वायर। हमें काइनेटिक एनर्जी निकालना है, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ मास है 0.1 इंटू वी स्क्वायर, अब भी निकाला हमने 0.9। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे, 9 को हम डिवाइड कर सकते हैं 2 से, कितना आता है 4.5 आता है। तो 0.9 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, देखो ये 0.1 एज इट इज रखता हूँ, 0.9 को डिवाइड करता हूँ मैं 2 से, 0.9 को 2 से डिवाइड करो आंसर आएगा 0.45, कितना आएगा 0.45, और वापस 0.1 से मल्टीप्लाई है तो हो जाएगा 0.045 जूल हो जाएगा। ठीक है, तो ये है हमारा काइनेटिक एनर्जी हो गया। अभी हमें करना है इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। अभी इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी क्यों, तो इसमें थोड़ा प्रैक्टिकल सोचो, ये मैं थोड़ा रफ कर देता हूँ। देखो क्या है पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh। एच मतलब उस पार्टिकल की हाइट, कहाँ से, उस पार्टिकल की हाइट फ्रॉम दी ग्राउंड सरफेस, फ्रॉम दी ग्राउंड सरफेस। क्या बोला है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो देखो कोई मेरे पास मानो स्ट्रिंग है, उसको बॉब मैंने लटका दिया है, जब उसको मैं ऐसे घुमाऊंगा और जब वो घूम के शांत होके वापस जगह पे आ जाएगा, तो पहले क्या है ये जब बॉब ऐसा घूम रहा है, ठीक है, तो उसको घुमाने के पहले, उस बॉब को घुमाने के पहले ये स्ट्रिंग ऐसी थी। ठीक है, वो घुमाने की वजह से क्या होगा, वो कोन बनाने के लिए बॉब यहाँ से शिफ्ट होके ऐसा चला जाता है। ठीक है,
जब ये स्ट्रिंग और बॉब मतलब कोनिकल पेंडुलम नहीं बना रहेगा, जब सादा पेंडुलम रहेगा इक्विलिब्रियम में, तो बॉब ऐसा रहेगा। ये जो लेंथ है और ये हाइट है दोनों सेम है नहीं, ठीक है। ये पूरी इतनी लेंथ है, पूरी इतनी स्ट्रिंग की लेंथ है, ठीक है। और जब बॉब घूमने लगता है तो ऐसा दूर के साइड खिंचा जाता है, ठीक है। तो ये हाइट बन जाती है फिर कोन की। तो देखो पहले बॉब इधर था अर्थ सरफेस से, उसका हाइट कम था इसलिए पोटेंशियल एनर्जी कम थी। अभी हाइट ये हो गई, अभी हाइट ये हो गई, हाइट बढ़ गई, हाइट बढ़ गई तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई। अभी हाइट कैसे बढ़ी, ठीक है। तो देखो पहले यहां से इतना था लेंथ, ठीक है, इतनी हाइट बढ़ी, कितनी हाइट बढ़ी, ये इतनी, ये इसको मान लेता हूं मैं डी मान लेता हूं, ठीक है। कैसे निकालेंगे डी, इतना पूरा क्या था लेंथ ऑफ स्ट्रिंग था, उसमें से क्या करेंगे हाइट को माइनस कर देंगे, तो एल माइनस एच, एल माइनस एच कितना बड़ा। तो देखो यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी कम, यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा, क्यों हो रहा है, एम जी तो वही है, ठीक है, हाइट चेंज हो रही है, हाइट क्या है एल माइनस एच। तो इस डायग्राम से मैं क्या कर सकता हूँ, इंक्रीजिंग पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू एम जी तो एज इट इज, ठीक है, कितने से बड़ी या कितने से कम हुई इसका डिटर्मिनेशन कौन करता है, हाइट चेंज हो गई। अभी हाइट कैसे चेंज हो गई, तो ऐसा हुआ एल माइनस एच हुआ, ठीक है। तो देखो क्या हो गया, एम जी एल माइनस एच क्या है एल कॉस थीटा, तो एल कॉस थीटा, एल बाहर निकाल लो, एम जी एल 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। कॉस थीटा हमने क्या निकाला था, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस 4.4/5, ठीक है। चलो m कितना है 0.1, g कितना है 10, l कितना है 0.2, 1 माइनस ये क्या है 4/5, 4/5 होता है 0.8, ठीक है, ये होता है 0.8। तो देखो क्या आ जाएगा 0.1 इंटू 10, ये 1 हो जाएगा, इंटू 0.2, वापस ये देखो कितना आ जाएगा 0.2, तो 0.2 इंटू 0.2 0.04, 0.04। तो इतने से क्या हो जाएगी आपकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी, ठीक है। ये था 17th नंबर का क्वेश्चन। अभी दोस्तों 18th नंबर का करते हैं। क्वेश्चन है अ मोटरसाइक्लिस्ट एज अ पार्टिकल ओके इज अंडरगोइंग वर्टिकल सर्कल्स इनसाइड स्फीयर ऑफ डेथ। स्फीयर ऑफ डेथ क्या होता है, एक स्फीयर होता है, ठीक है, इस पे वीडियो बनाया हुआ है मैंने, देखो एक स्फीयर होता है, इसमें क्या करेगा एक बाइकर रहेगा, ठीक है, मुझे बाइक बनानी नहीं आती, ठीक है, ये बाइक पे बैठा हुआ बंदा होगा, ठीक है। एक बाइकर क्या करेगा, आगे दिया है मोटरसाइक्लिस्ट इज अंडरगोइंग वर्टिकल सर्कल इनसाइड स्फीयर ऑफ डेथ, ऐसा वर्टिकल में घूमता रहेगा, ऐसा जाएगा ऊपर, बाद में ऐसा 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 घूमते रहेगा, ऐसा घूमेगा, अभी ये ऐसा आ जाएगा, ठीक है, और ये बाद में ये उल्टा हो जाएगा, ठीक है। ऐसे वर्टिकल सर्कल में वो घूमता रहेगा। द स्पीड ऑफ द मोटरसाइकिल वेरीज बिटवीन 6 मीटर पर सेकंड एंड 10 मीटर पर सेकंड। अभी थोड़ा कॉमन सेंस इसमें लगाओ, 6 मीटर पर सेकंड स्पीड कहाँ पे रहेगा और 10 मीटर पर सेकंड स्पीड कहाँ पे रहेगा, ठीक है। तो देखो बाइकर जो परफॉर्म कर रहा है वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, और वर्टिकल सर्कुलर मोशन की कंसेप्ट इसमें लगाओ, नीचे से जैसा ऊपर 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 जाएगा स्पीड कम कम होते जाती है, स्पीड क्या होती जाती है कम कम, और कम स्पीड जो बताई है उन्होंने बताई है 6 मीटर पर सेकंड। तो मैं क्या लिखता हूँ, वेलोसिटी एट टॉप पोजीशन, ये टॉप है तो मैं वीटी लिख देता हूँ, कितना है 6 मीटर पर सेकंड, ठीक है, कम वाली वेलोसिटी। और दूसरी वेलोसिटी उन्होंने बताई है, दूसरी वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड, तो वो 10 मीटर जैसे ही नीचे नीचे आएगा वेलोसिटी बढ़ते जाएगी। और मैक्सिमम वेलोसिटी बताई है उन्होंने बॉटम पे, वी बॉटम दे के रखी है 10 मीटर पर सेकंड, ऐसा उन्होंने बता के रखा है, ठीक है। कैलकुलेट डायमीटर ऑफ स्फीयर, डायमीटर ऑफ स्फीयर कैलकुलेट करना है, रेडियस कैलकुलेट करेंगे उसको डबल कर देंगे डायमीटर आ जाएगा, ठीक है। हाउ मच मिनिमम वैल्यूज आर पॉसिबल, ठीक है, हाउ मच मिनिमम वैल्यूज आर पॉसिबल फॉर दीज टू स्पीड्स, इसका मीनिंग आप समझ लो, फॉर दीज टू स्पीड्स। देखो एक कंसेप्ट हमने पढ़ा है वर्टिकल सर्कुलर मोशन में कि टॉप पोजीशन पे मिनिमम वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए और बॉटम पे मिनिमम वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए। उन्होंने तो बता के रखा है कि 6 मीटर पर सेकंड इस पे वेलोसिटी है, ठीक है, और 10 मीटर सेकंड पर सेकंड इस पे है।
और यहाँ पे अगर 6 मीटर पर सेकंड से भी हमने कम वेलोसिटी की तो कितनी कर सकते हैं वो निकालना है। और यहाँ पे भी 10 मीटर पर सेकंड से भी हमने कम की तो कितनी कर सकते हैं, ये इसका मीनिंग है। हाउ मच मिनिमम वैल्यूज आर पॉसिबल एट दीज टू पोजीशंस। ठीक है, तो 6 मीटर से कम यहाँ पे कितना कर सकते हैं और 10 मीटर से कम यहाँ पे कितना कर सकते हैं। ठीक है, पहले डायमीटर निकालते हैं। डायमीटर कैसे निकालेंगे, इसमें एक सिंपल कंसेप्ट यूज करो। मान लो ये रेडियस है, ये रेडियस है। ठीक है, सिंपल कंसेप्ट यूज करना है, वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्या है, टोटल एनर्जी एट टॉप इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट बॉटम। ऊपर क्या है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट टॉप, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट बॉटम। ठीक है, वर्टिकल सर्कुलर मोशन याद करो। चलो, ऊपर काइनेटिक एनर्जी कितना, वेलोसिटी कितना है 6 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, टॉप वाली वेलोसिटी वी टी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी कैसे कैलकुलेट करते हैं, एम जी एच। ये हाइट कहाँ से कैलकुलेट करते हैं, यहाँ से, ग्राउंड सरफेस इसको मान लेते हैं। हाइट कितना हो गया, आर प्लस आर, 2r हो गया। तो ये हो गया एम जी इंटू 2r इज इक्वल, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी वी स्क्वायर और पोटेंशियल एनर्जी 0, क्योंकि यहाँ से हाइट कैलकुलेट करते हैं, हाइट 0, पोटेंशियल एनर्जी 0। चलिए वैल्यू पुट कर देते हैं। हाँ, देखो क्या हो जाएगा, एम कट हो जाएगा, यहाँ से एम कॉमन और इसके साथ कट हो गए। ठीक है, देखो क्या हो जाएगा, हाफ वी टी का स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर 36, डायरेक्ट लिखता हूँ मैं, प्लस जी में ना 10 मान लेता हूँ, इंटू 2 इंटू आर कितना है मालूम है। ठीक है, और हमें 2r ही निकालना है, डायमीटर मतलब 2r निकालना है, इज इक्वल टू हाफ इंटू वी बी का स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर मतलब 100। ठीक है, तो देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे करता हूँ मैं 18, ये 18 प्लस 10 इंटू 2r इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 50। तो 10 इंटू 2r इज इक्वल टू 50 माइनस 18, 18 इधर प्लस है उधर माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो देखो ये कितना हो जाएगा फिर 32। तो 2r इज इक्वल टू 32 अपॉन 10। कैसे, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन 32, 2r मतलब डायमीटर है। ठीक है, डायमीटर के साथ 10 मल्टीप्लाई करो, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो डायमीटर कितना आ गया, डायमीटर आ गया 3.2 मीटर। डायमीटर कितना आ गया 3.2 मीटर। ओके, अभी क्या पूछा है, आधा हो गया, ये इतना होगा मिनिमम वैल्यूज। ठीक है, डायमीटर अगर 3.2 है तो रेडियस कितना आ गया 1.6, आधा कर दो। ठीक है, अभी यहाँ पे हाउ मच मिनिमम वैल्यूज आर पॉसिबल, मतलब टॉप पे मिनिमम वैल्यू कितना होता है, वी टी मिनिमम कितना होता है, तो हमें मालूम है अंडर रूट जी आर होता है। करेक्ट है, अंडर रूट जी आर क्या है, अंडर रूट 10 इंटू ये 1.6, तो अंडर रूट 16 हो जाएगा इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकंड। तो अगर मोटरसाइकिलिस्ट ने यहाँ की स्पीड 6 मीटर पर सेकंड की बजाय 4 मीटर पर सेकंड भी कर दिया तो भी सर्कल वो कंप्लीट कर पाएगा। उसी तरह से बॉटम पे निकालते हैं, कितना होता है अंडर रूट 5 जी आर इज इक्वल टू अंडर रूट 5 इंटू जी आर कितना होता है 16, डायरेक्ट लिख देता हूँ, ये 16 बाहर आ गया तो 4 अंडर रूट 5। ठीक है, ये हो गया दूसरा वी बी मिनिमम, यही वैल्यूज हमने निकालनी थी। तो इस तरह से आपका 18th नंबर का क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाता है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। 19th करते हैं, बहुत सिंपल है। मेटेलिक रिंग ऑफ मास 1 kg, रिंग है, पहले रिंग है। ठीक है, उसका मास है 1 kg, मास m 1 kg। ठीक है, एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1 kg मीटर स्क्वायर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है 1 kg मीटर स्क्वायर। ओके, when rotating about one of its diameter, ओके इसको ठीक से लिखना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस रिंग अबाउट डायमीटर, ऐसा में जान मतलब केयरफुली लिखना है इसको। क्यों, क्योंकि अगर हम किसी बॉडी का एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज कर देते हैं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे इस रिंग का एक्सिस ऑफ रोटेशन किस में से पास हो रहा है, उस रिंग के डायमीटर में से पास हो रहा है। ठीक है, ऐसा इसका मीनिंग है। ठीक है, किधर चला गया, हाँ आगे पढ़ता हूं।
इट इज मोल्टन एंड रिमोल्डेड इनटू थिन यूनिफॉर्म डिस्क, ठीक है, उसको मेल्ट कर दिया रिंग को, और उसका बाद में क्या बना लिया, डिस्क। अभी डिस्क बना लिया, उसका मतलब क्या है, जितना रिंग का मास होगा उतना ही डिस्क का होगा, तो डिस्क का मास भी होगा 1 kg, ठीक है, ओके। अभी क्या, थिन डिस्क ऑफ सेम रेडियस, रेडियस भी उतनी ही है, ठीक है, इसकी रेडियस चलो मान लेते हैं रेडियस r है, तो इसकी भी रेडियस कितनी है, r है, ठीक है, कुछ जरूरत है नहीं। हाउ मच विल इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया व्हेन रोटेटिंग अबाउट इट्स ओन एक्सिस, ये कैसे रोटेट हो रही है, रोटेटिंग अबाउट ओन एक्सिस, ठीक है। चलो अभी देखो क्या है किसका, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमीटर दिया है, और हमें डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स ओन एक्सिस, ठीक है। इसका मतलब क्या है, अभी ठीक से देखो, जो चैप्टर खत्म होने के बाद बाहर आपका जो टेबल दिया है उस टेबल पे ये प्रॉब्लम है। रिंग का कैसे स्टार्ट होता है, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ओन एक्सिस होता है mr², क्या होता है, mr²। रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमीटर होता है mr²/2, ठीक है। रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है अबाउट टेंजेंट पैरेलल टू डायमीटर, वो होता है 3/2 mr², ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिंग अबाउट टेंजेंट परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रिंग होता है 2 mr²। ये कैसे, तो ये इसको हमें लर्न करना पड़ेगा, सिर्फ एक ही फॉर्मूला लर्न करो, ठीक है, ये वाला। बाद में जो थ्योरम है आपके, पैरेलल थ्योरम, बाद में परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, उसको यूज करोगे ना तो आपको बाकी के फॉर्मूले आ जाएंगे, ठीक है। तो जो डिस्क होता है, डिस्क के लिए जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ओन एक्सिस होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ओन एक्सिस जो होता है वो mr²/2 होता है। मतलब क्या है, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग का अबाउट डायमीटर है, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिंग अबाउट डायमीटर है, उतना ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क आएगा अबाउट इट्स ओन एक्सिस। ओन एक्सिस मतलब सेंटर ऑफ मास में से पास होने वाला एक्सिस। देखो ये रिंग का कैसा एक्सिस बताया उन्होंने, मैं बोलता हूँ, ये रिंग है आपका, ठीक है, ये रिंग है, ठीक है, और जो एक्सिस पास हो रहा है ना, ये डायमीटर से पास हो रहा है, ठीक है। और इसको मेल्ट करके हमने एक डिस्क बनाया, ये बना डिस्क, ठीक है, रेडियस वगैरह सेम है, ये डिस्क बन गया। और अभी इसका ओन एक्सिस, डिस्क का ओन एक्सिस मतलब क्या, ये रहा, इसको प्लेन को परपेंडिकुलर। तो इस केस में रिंग का जो होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/2 होता है, और डिस्क का, ये डिस्क है, ये रिंग है, इसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr²/2। कहने का मतलब यही है कि जो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा अबाउट डायमीटर, वही डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा अबाउट इट्स ओन एक्सिस। तो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमीटर देके रखा है 1 kg/m², ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग अबाउट डायमीटर इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क अबाउट ओन एक्सिस। तो ये 1 kg/m² है, देयरफॉर डिस्क का भी कितना आएगा, 1 kg/m²। फाइनल आंसर कितना है आपका, 1 kg/m², ठीक है। जो चैप्टर के बाद में लास्ट में टेबल है, अलग अलग बॉडीज के लिए फॉर्मूलेस देके रखे हैं, वो फॉर्मूले अगर मालूम होंगे तो आपको एक प्रॉब्लम आ जाएगा, थ्योरेटिकल प्रॉब्लम है, ठीक है। आंसर कितना है, 1 kg/m², 1 kg/m², ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों आज हमने देखे 16, 17, 18 और 19, बचते हैं 3 प्रॉब्लम, वो हम देखेंगे अगले वीडियो में। मिलता हूँ मैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए